नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। बहुत दिनों तक तकनीकी कारणों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। आज हम व्याकरण के अंतर्गत एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम व्याकरण में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई, क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं और क्रियाओं का पहचान हम किस प्रकार करेंगे। क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से अधिकतर गलतियाँ भी होती हैं। तो इसलिए आज का ये जो हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया। अब क्रिया शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है, अब इस पर विचार करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह मूल भाषा संस्कृत से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूल भाषा संस्कृत से हुई है। तो कहीं न कहीं क्रिया की जो उत्पत्ति है इसका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध किससे है, संस्कृत से होगा। क्योंकि क्रिया किससे संबंधित है, हिंदी से संबंधित है, तो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो है क्रिया का संबंध संस्कृत से होगा। क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो भाषा थी वह संस्कृत थी। संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद जो है हिंदी का विकास हुआ। तो इस प्रकार जो हिंदी भाषा है प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा से संबद्ध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, हिंदी में क्रिया को पढ़ना है। तो इस क्रिया का संबंध संस्कृत भाषा में निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में रहा होगा। तो इस क्रिया को संस्कृत में हम धातु के नाम से जानते हैं, धातु के नाम से जानते हैं। चूंकि अंग्रेजी में क्रिया को हम वर्ब कहते हैं, तो क्या क्रिया को हम वर्ब कहते हैं तो धातु को भी हम वर्ब कर सकते हैं? नहीं। ऐसा करने के लिए हमें क्रिया को धातुओं से जो है क्रिया बनाने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो वह प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे क्या है, क्रिया है, तो धातु जो होता है, धातु में जब हम ना प्रत्यय लगा देते हैं, ना प्रत्यय, तो शब्द का जो नया रूप बनता है वो क्रिया बनती है। जैसे चल धातु है, चल धातु में हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो जो इससे रूप बनेगा वो बनेगा चलना। चलना क्या हो गया, ये चलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसी प्रकार है पठ, पठ धातु में यदि हम ना प्रत्यय लगा देंगे तो इसका जो नया रूप बनेगा वह बनेगा पढ़ना। तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिया की जो परिभाषा होगी वह यह होगा कि मूल भाषा संस्कृत के धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ने से शब्द का जो नया रूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एक बार और देखेंगे, मूल भाषा संस्कृत के धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द रूप बनता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ तो जो है क्रिया का हम अर्थ समझ गए। अब इसकी परिभाषा को हम देखेंगे। पर इसका परिभाषा है कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा से स्पष्ट हो गया कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने
अथवा करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, देखेंगे। अब यहां उदाहरण के माध्यम से इस चीज को हम समझेंगे। यहां पर देखेंगे उदाहरण में कि देवेश दूध पी रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम इस वाक्य में क्रिया की पहचान करेंगे। तो इसमें क्या है, पी रहा है, अर्चना काम कर रही है और नीतू नाच रही है। उपयुक्त जो तीनों उदाहरण दिए गए हैं, तीनों में पी रहा है, कर रही है और नाच रही है, किसी भी कार्य के करने का बोध कराने के कारण इन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर जो है देवेश के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, या पीने का कार्य कौन कर रहा है, देवेश कर रहा है, यानी कि देवेश के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है यह वही क्या होगा, क्रिया होगा। क्योंकि आपको कहा गया है परिभाषा में कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का, जो पी रहा है, कर रही है और नाच रही है, से किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या है, क्रिया है। अब हम देखेंगे इसमें धातु के बारे में। धातु, अब यहां पर हमने क्रिया के बारे में पढ़ लिया, अब धातु की परिभाषा को देखेंगे। क्रिया का मूल रूप धातु है। क्रियाएं जिन अक्षरों से बनती हैं उसे हम क्रियाएं जिन मूल अक्षरों से बनती हैं उसे हम धातु कहते हैं। यहां पर एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि बिना धातुओं के क्रिया का निर्माण नहीं हो सकता। यानी कि संस्कृत भाषा की जो धातु होगी उसमें जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तब क्रिया का रूप बन जाता है। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का मूल रूप धातु है। क्रियाएं जिन मूल अक्षरों से बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्रिया के भेद। क्रिया के भेद यहां पर देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया, या कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया। यहां से भी प्रश्न पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर होगा आपका दो भागों में बांटा गया है। यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। इसको देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। व्युत्पत्ति के
आधार पर या कर्म के आधार पर या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखेंगे कि कर्म के आधार पर क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कर्म या विपत्ति के आधार पर क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। इसमें देखेंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इन्हें शब्दों के माध्यम से समझेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। इसको जब शब्द को हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं अ प्लस कर। अब इस सकर्मक को भी तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं स प्लस कर। इसमें जो उपसर्ग लगा है अ उपसर्ग लगा है, इसमें जो उपसर्ग लगा है स उपसर्ग लगा है। तो अ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं के अर्थ में होता है, नहीं के अर्थ में, और स का अर्थ होता है साथ या सहित। तो देखिए यहां जब हम इन शब्दों को अकर्मक शब्द को तोड़ के देखें तो अकर्मक का अर्थ होता है कर्म नहीं हो। जिसमें कर्म नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें कर्म साथ हो या सहित हो, जो कर्म सहित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको हम कर्म रहित क्रिया, इसको हम कर्म सहित क्रिया कहते हैं। अब यहां एक चीज और समझने की जरूरत है कि कैसे हम पहचान करेंगे कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को देखेंगे। तो परिभाषा को देखेंगे तो इसके लिए परिभाषा को देखने से पहले हमें जो है वाक्य की संरचना को समझना आवश्यक है। इसी के द्वारा जो है हम अकर्मक और सकर्मक दोनों की परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो देखते हैं, कोई भी वाक्य की जो संरचना होती है, वाक्य की संरचना जो होती है वह 3 चीजों से बनता है। पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म और तीसरा होता है क्रिया। यानी कि अंग्रेजी में जो होता है सब्जेक्ट होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है। तो किसी भी वाक्य की जो सामान्य संरचना होती है उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। इन 3 चीजों से जो है वो वाक्य का निर्माण होता है। तो यहां एक चीज स्पष्ट है कि यदि क्रिया क्या करती है, जो क्रिया की परिभाषा को हमने पढ़ा कि क्रिया से जो है किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। तो क्रिया क्या करती है कि अपने से ठीक पूर्व वाले शब्द पर अपना प्रभाव डालती है। क्रिया या तो अपना प्रभाव कर्म पर डालेगी या क्रिया अपना प्रभाव किस पर डालेगी, कर्ता पर डालेगी। यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और उसमें कर्म मौजूद नहीं रहता है तो उस समय जो है अकर्मक क्रिया होती है। यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उस समय क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। यहां एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी भी वाक्य की जो संरचना होती है उसमें कर्ता अनिवार्य रूप से
होना चाहिए, नहीं तो कभी भी बिना कर्ता के जो है वाक्य की संरचना नहीं हो सकती। यानी कि जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, तो बिना काम करने वाले से किसी भी वाक्य की संरचना नहीं बन सकती। इस प्रकार जो है जब भी क्रिया सकर्मक होगी तो कर्ता के साथ कर्म के साथ कर्ता अवश्य होगा। यानी कि बिना कर्म के तो वाक्य की संरचना हो सकती है, लेकिन बिना कर्ता के यानी कि जो काम करने वाला है उसके बिना जो है किसी भी वाक्य की संरचना नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार यहाँ से जो चीजें हमारे सामने आती हैं वह है कर्ता प्लस क्रिया, तो यह क्या हो जाएगी अकर्मक। यदि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, और कर्म उपलब्ध नहीं रहता, उस वाक्य में कर्म नहीं रहता है, तो क्रिया क्या होती है अकर्मक होती है। यदि कर्ता कर्म और क्रिया, ये यहां पर क्या होगा कि जो क्रिया का प्रभाव होगा वह सीधे किस पर पड़ेगा, कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ेगा, तो वहां क्या होती है क्रिया जो होती है सकर्मक होती है। तो इस प्रकार हम इन दोनों को देख लिए कि कब जो है क्रिया अकर्मक होती है, कब सकर्मक होती है। अब इनके परिभाषा को हम देखेंगे। अब देखेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रिया की परिभाषा। इसकी परिभाषा होगी जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें दो चीजें तथ्य हमारे सामने ऊपर आए हैं कि जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। पहला हो गया क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, और दूसरा हो गया कर्म प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो यहां देखेंगे कि क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पर पड़ता है और कर्म प्रयुक्त नहीं होते हैं, वहां क्रिया क्या होती है अकर्मक क्रिया होती है। अब देखेंगे हम सकर्मक क्रिया को। अब इसको देखेंगे जिस
क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वहाँ क्रिया सकर्मक होती है, सकर्मक होती है। तो अब हम देखते हैं सकर्मक की जब परिभाषा को देखते हैं तो सकर्मक की परिभाषा है कि जिस क्रियाओं को या जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस परिभाषा का जब हम अध्ययन करते हैं तो दो तथ्य हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से दो तथ्य आते हैं? पहला है क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म प्रयुक्त होते हैं। तो जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है और कर्म प्रयुक्त होते हैं, वहां पर जो क्रिया होती है वह क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। वह क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो और कर्म प्रयुक्त नहीं होते हैं, वहां पर क्रिया अकर्मक होगी। तो इन दोनों चीजों को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखेंगे इनके अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार करते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे। देखेंगे इनकी पहचान किस प्रकार करेंगे। चलना, सोना, उठना, उड़ना, जागना, हंसना, चलना, सोना, उड़ना, जागना, हंसना, रोना, नहाना इत्यादि शब्द का जहां प्रयोग होता है, वहां जो है अधिकांशतः जो क्रिया होती है अकर्मक क्रिया होती है। इसको समझेंगे कि जहां चलना शब्द आ जाता है, जहां सोना शब्द आ जाता है, जहां उड़ना शब्द आ जाता है, जहां जागना शब्द आ जाता है, जहां हंसना शब्द आ जाता है, जहां रोना शब्द आ जाता है, जहां नहाना शब्द आ जाता है, वहां पर क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। अब देखेंगे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना, ये शब्द जहां आते हैं वहां पर क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि जिसमें कर्म की आवश्यकता, जिसमें जो है क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और कर्म प्रयुक्त नहीं होते हैं, वहां क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। और यदि चलना, सोना, उड़ना, जागना, हंसना, रोना और नहाना शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है या क्रिया में प्रयुक्त होता है, तो वहां क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। जहां जो है क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है और कर्म प्रयुक्त होते हैं,
तो वहां क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। यदि वाक्य में लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना आदि क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं तो सामान्यतः जो है वह क्रिया सकर्मक होती है। अब उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, श्याम सोता है। श्याम सोता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है। अब तीनों उदाहरण में हम देखेंगे और इसमें उदाहरण देखेंगे। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। रमेश आम खाता है। रमेश आम खाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि श्याम सोता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है और सकर्मक क्रिया का उदाहरण हमने अलग अलग लिख दिया है। लेकिन अभी आपको समझा देंगे। मोहन पुस्तक पढ़ता है, रमेश आम खाता है। अब इन क्रियाओं के जो उदाहरण दिए जाते हैं उन उदाहरण की पहचान किस प्रकार करेंगे। तो इन उदाहरण को पहचान करने के जो 3 नियम होते हैं, लेकिन अधिकतर आपको एक ही नियम किताबों में देखने के लिए मिलता है। तो हम आपको 3 नियम बताएंगे जिससे आप आसानी से जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो नियम होता है, क्या से प्रश्न बना लेते हैं। पहला जो नियम होता है इसमें, इसका जो पहला नियम होगा, नियम 1, क्या से प्रश्न बना लेते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले नियम के अंतर्गत हम क्या से प्रश्न बना लेते हैं। यदि उत्तर हाँ में आता है तो क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। यदि उत्तर नहीं में आता है या कोई भी उत्तर नहीं मिलता है तो वहां क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। देखेंगे। पहला हमारा जो नियम है, क्या का प्रयोग करके प्रश्न बना लेते हैं। तो पहला नियम का प्रयोग करेंगे, श्याम सोता है। तो प्रश्न करेंगे, श्याम सोता है, क्या सोता है। तो यहां प्रश्न बनाएंगे, श्याम। क्रिया के पहले ठीक जो है हम क्या का प्रयोग करते हैं। जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो इस क्या का प्रयोग क्रिया से ठीक पहले करते हैं। तो इसमें क्रिया क्या है, सोता है। इसमें क्रिया क्या है, उड़ते हैं। इसमें क्रिया क्या है, गिरता है। तो क्रिया के पहले हम क्या करते हैं, क्या लगा लेते हैं। तो हमारा यदि आंसर जो है हाँ में आता है तो क्रिया सकर्मक होती है। यदि कोई आंसर नहीं मिलता है तो क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। यदि आंसर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। तो देखेंगे, श्याम सोता है। तो यहां इससे पहले हम क्या करेंगे, क्या का प्रयोग करेंगे। श्याम क्या सोता है। आंसर कोई मिला नहीं, कोई आंसर नहीं मिला। श्याम क्या सोता है, तो कोई आंसर नहीं मिला। यानी कि यह क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका कोई भी आंसर नहीं मिलता। श्याम क्या सोता है, क्रिया के पहले क्या का प्रयोग हम करते हैं। अब यहां पर देखेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें क्या है, क्रिया कौन सा है, पढ़ता है। इसमें क्या है, खाता है। अब हम पहले ही बताए हैं कि जब भी हम क्या का प्रयोग करके प्रश्न बनाते हैं तो क्या का प्रयोग जो है क्रिया से
ठीक पहले करते हैं। मोहन क्या पढ़ता है? मोहन क्या पढ़ता है? तो जो आपको आंसर मिलेगा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी कि जब हाँ में उत्तर मिल गया तो यह कर्म हो गया, यानी कि क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न करेंगे, जो पहला कर्ता होगा और क्रिया को से पहले जो है हम क्या लगा कर प्रश्न करते हैं। मोहन पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है? तो यहाँ पर आंसर मिल रहा है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यदि आंसर जो है हाँ में मिलता है तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। अब इसमें देखेंगे, रमेश क्या खाता है? जो क्रिया है उससे ठीक पहले हम क्या का प्रयोग करेंगे। तो रमेश क्या खाता है? तो आंसर मिलेगा रमेश आम खाता है। तो आम जो आंसर मिल रहा है यहाँ पर, तो यह क्या है? आम क्या हो गया? कर्म हो गया, यानी कि जब आंसर मिलेगा तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। तो इस प्रकार हम क्या का प्रयोग करके प्रश्न बनाते हैं। अब इसमें देखेंगे उदाहरण में, पक्षी क्या उड़ते हैं? पक्षी क्या उड़ते हैं? तो कोई आंसर मिला नहीं। देखिए पक्षी क्या उड़ते हैं तो कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। पेड़ से क्या गिरता है? पेड़ से पत्ता क्या गिरता है? अब देखिए यहां पर जो है, यहां यह बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि यहां पर अधिकतर कंफ्यूजन होता है। पेड़ से पत्ता क्या गिरता है? तो यहां भी यदि हम यहां से आंसर बनाएंगे कि पेड़ से क्या गिरता है तो आंसर मिलेगा पत्ता, तब तो उस आधार पर यह क्या होगा? पत्ता क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। लेकिन यह गलत है। अभी मैं इसको सिद्ध करूंगा कि कैसे जो है पत्ता कर्म नहीं होगा। जैसे पहले हम इस उदाहरण को देंगे, पक्षी क्या उड़ते हैं, तो इसका कोई आंसर नहीं मिला। लेकिन अगर कोई प्रश्न बनाने में अगर हम थोड़ा सा गलती करते हैं, आकाश में क्या उड़ते हैं, तो आंसर मिल जाएगा पक्षी। तो उस आधार पर यहाँ पक्षी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तब तो यह भी यह जो आपका वाक्य है यह भी क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। लेकिन इसी को हमें समझना है कि यह जो है कैसे अकर्मक वाक्य होगा। अब यहां पर देखेंगे कि उड़ने का काम कौन कर रहा है। देखिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इसमें उड़ने का काम कौन कर रहा है? आकाश कर रहा है या पक्षी कर रहा है? तो इसमें उड़ने का काम जो कर रहा है वह कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है। तो जो काम करने वाला, पहले ही बताया गया था कि जो काम करने वाला होता है उसको तो हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो फिर यह क्रिया कैसे होगा? यह क्या हो जाएगा? यह जो है कर्म न होकर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्योंकि उड़ने का कार्य कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है। तो जो कार्य करने वाला होता है उसको तो हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। लेकिन हम तो प्रश्न बनाए थे कि आकाश में क्या उड़ते हैं, तो हमें आंसर मिल गया था पक्षी उड़ते हैं। तो क्या है, यहां पर हम इस चीज के माध्यम से भी देख लेंगे कि जो उड़ने का कार्य कर रहा है वो कर्ता कर रहा है। पहले सेंटेंस में हम कर्ता को ढूंढेंगे। कर्ता क्या है? पक्षी है। तब यहां से हम सेंटेंस बनाएंगे। पक्षी क्या हो गया? यहाँ कर्ता हो गया। तो कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे पक्षी क्या उड़ते हैं, तो आंसर कोई नहीं मिलेगा। इसलिए जो यह क्रिया यह वाक्य होगा अकर्मक वाक्य होगा। अब दूसरा हम देखेंगे, पेड़ से पत्ता गिरता है। यदि हमने कह दिया कि पेड़ से क्या गिरता है तो आंसर मिल गया पत्ता गिरता है। इस आधार पर तो यह क्रिया कैसे हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन अब हम देखेंगे कि पेड़ से पत्ता गिरता है। गिरना क्या है? क्रिया है। तो गिरने का कार्य कौन कर रहा है?
पत्ता कर रहा है या पेड़ कर रहा है? गिरने का कार्य जो है पत्ता कर रहा है या पेड़ कर रहा है? पेड़ से पत्ता गिरता, गिरने का कार्य कौन कर रहा है? इसमें पत्ता कर रहा है। तो जो कार्य करने वाला होता है उसको तो हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो पत्ता क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब बताइए, जब हमने बता दिया कि कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर हम वाक्य से प्रश्न करते हैं, पत्ता क्या गिरता है, तो आंसर मिला कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए जो यह वाक्य होगा वह अकर्मक होगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि फिर यहां पर आकाश क्या है और पेड़ क्या है, यहां पर भी ये भी आ जाएगा। तो पहले ही आपको बताया गया था कि किसी वाक्य की जो संरचना होती है उसमें होता है कर्ता होता है प्लस कर्म होता है प्लस क्रिया होती है, तीन चीजें होती हैं। अब यह देखिए, यह कर्ता और कर्म, पहले कर्ता होगा फिर कर्म होगा फिर क्रिया होगा। तो यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वह क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। यदि कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक होगी, यह पहले बता दिया गया है। अब देखिए, एक ही वाक्य में जो है कई कारक प्रयुक्त हो सकते हैं। तो अब यहां देखिए, आकाश में कारक जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें कारक के 8 भेद होते हैं। तो एक वाक्य में आठों के आठों कारक प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर 2 कारक नहीं हो सकते। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश में जो है अधिकरण कारक हो गया। अब यहां देखेंगे, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से यह अपादान कारक है, कारक है। इस प्रकार जो है यह भी क्या हो गया, यह जो वाक्य है यह भी अकर्मक हो गया, यह भी अकर्मक हो गया, और श्याम क्या सोता है, यह तो बहुत आसान है, यह भी अकर्मक हो गया। इस प्रकार जो है हमने क्या से प्रश्न बनाकर देख लिए पहले नियम को। अब हम देखेंगे दूसरे नियम को कि दूसरे नियम से किस प्रकार हम, यह नियम आपका यदि फेल कर जाता है तो हम दूसरे नियम के माध्यम से हम उसको पता कर सकते हैं कि वाक्य अकर्मक है या सकर्मक है। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। अब दूसरा देखेंगे दूसरे नियम से। उदाहरण लेंगे, मोहन चलता है, मोहन अखबार पढ़ता है। अब देखेंगे तीसरा, देखेंगे मोहन तेज चलता है। 3 वाक्य को हम ले लिए। मोहन चलता है, मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन तेज चलता है। तो पहला हम जो नियम बताए थे, नियम 1 था क्या का प्रयोग करके प्रश्न बना लेते हैं। अब दूसरा नियम है, नियम 2,
पद परिचय के द्वारा, पद परिचय के द्वारा भी हम जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। अब पद परिचय कैसे होगा? कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। यह जो है वाक्य की संरचना हो गई। अब हम देखेंगे, पहला देखेंगे इसमें मोहन चलता है। तो पहले नियम से हम देखेंगे तो इसमें चलना क्या है? क्रिया है। तो मोहन क्या है? कर्ता है। तो कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या का प्रयोग करते हैं? तो प्रश्न बनाते हैं, मोहन क्या चलता है? उत्तर नहीं मिल रहा है। इस प्रकार यह जो है सेंटेंस क्या हो गया? अकर्मक हो गया। लेकिन हम दूसरे नियम का जब प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम पहचान लेंगे कि इसमें क्रिया क्या है। यह क्या है? क्रिया। मोहन क्या है? चलने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। यानी कि काम करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। मोहन क्या हो गया? कर्ता। अब देखिए इस सेंटेंस में कर्ता मिल गया, कर्ता से कर्ता कट गया, क्रिया से क्रिया कट गया, लेकिन इसमें कर्म तो आया ही नहीं। तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया। अब दूसरा देखेंगे, इसमें सबसे पहले दूसरे उदाहरण में पहचाने कि मोहन अखबार पढ़ता है। तो सबसे पहले हम क्रिया की पहचान करेंगे। पढ़ता है क्या है? क्रिया है। तो यह हो गई क्रिया। क्रिया हमको मिल गई। अभी पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता। अब मोहन कर्ता और क्रिया के बीच में क्या होता है? कर्म। तो अखबार क्या हो जाएगा? कर्म। अब देखिए तो इसमें क्या हो गया? कर्ता भी हो गया, क्रिया भी हो गया और कर्म भी हो गया। इस प्रकार जो यह सेंटेंस हुआ सकर्मक हो गया। यानी कि इसमें कर्म है, सकर्मक क्रिया। या इस नियम से भी हम प्रश्न बना सकते हैं। देखिए मोहन इसमें क्या है? कर्ता। अब पढ़ना क्या है? पढ़ता है, क्रिया हो गई। अब क्रिया के ठीक पहले और कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर हम प्रश्न बनाते हैं? मोहन क्या पढ़ता है? आंसर मिलता है हमें कि अखबार पढ़ता है। यानी कि क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक हो गई। तीसरा आप देखेंगे, मोहन तेज चलता है। इसमें चलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। इसमें मोहन क्या हो गया? चलने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन, कर्ता। तो अब ये बताइए कि कर्ता और क्रिया के जो बीच में आया है, क्या वह कर्म है? तेज कर्म है। तो इसको समझने के लिए हमें एक नियम समझना पड़ेगा। देखिए कर्ता और जो क्रिया, चाहे कर्ता हो चाहे कर्म हो, चाहे कर्ता हो चाहे कर्म हो, या तो ये संज्ञा होंगे, या तो ये संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे। कर्ता और कर्म जो होते हैं या तो संज्ञा होते हैं या सर्वनाम होते हैं। तो पहले ही बताया गया है कि एक वाक्य में जो है कई कारकों का प्रयोग किया जा सकता है। अब यह कर्ता और कर्म जो होंगे या तो संज्ञा होंगे और सर्वनाम होंगे। तो आपको पहले बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं वह कैसे होते हैं। संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम, जैसे आपको बताया गया कि क्रिया भी क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब समझ रहे हैं? विकारी शब्द का अर्थ यह होता है कि लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार जो है वाक्य में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन देखिए संज्ञा भी होता है। संज्ञा आपको पढ़ाया गया है पिछली कक्षा में कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो होते हैं, चारों जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं।
यानी कि इनमें जो है लिंग वचन जो है लिंग वचन काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होते जाते हैं, लेकिन जो अव्यय होते हैं वह अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात उनमें जो है काल जो है वचन लिंग और के साथ परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो है अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। जो अगला हमारा विषय होगा उसको हम अगला जो बिंदु हम पढ़ेंगे वह अव्यय ही होगा, तो उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है कर्ता क्या होगा, कर्ता या कर्म क्या होगा, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। संज्ञा और या सर्वनाम होगा तो वो परिवर्तनशील होगा। अब यहाँ पर देखेंगे मोहन चलता है। अब यहाँ तेज परिवर्तनशील है कि नहीं है, विकारी शब्द है कि नहीं है। अब इसको हम बदल सकते हैं, तेज का तेजा तेजी तेजो कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि यह क्या है, यह अविकारी शब्द है, यह परिवर्तित नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कि यह चलता है, ये चलने की विशेषता को बता रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो तेज है वह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अव्यय है। तो यह इस प्रकार जो है मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, चलना क्या हो गया, क्रिया हो गया, यह जो है क्रिया विशेषण अव्यय है, कर्म तो इसमें है नहीं। इस प्रकार जो यह वाक्य होगा अकर्मक, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो इस प्रकार हम जो है दूसरे नियम को भी पढ़ लिए कि पहला नियम क्या क्या प्रयोग करके प्रश्न बना लेते हैं। दूसरा नियम है पद परिचय के माध्यम से देखेंगे कि उसमें कर्ता कहाँ है, कर्म कहाँ है और क्रिया कहाँ है। यदि तीनों चीजें मिलती हैं तो वह वाक्य क्या होगा, सकर्मक होगा। यदि कर्म उसमें नहीं है तो वह क्रिया कैसी, वह वाक्य कैसा होगा, अकर्मक होगा। अब देखेंगे तीसरे वाले नियम। तीसरे वाले नियम को देखेंगे। तीसरा जो नियम है सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान का काल परिवर्तित करना। काल परिवर्तन करना, काल को हम परिवर्तित कर देंगे तब भी जो है हमें पता चल जाएगा कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। राम गाड़ी चलाता है, राम गाड़ी चलाता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, राम चलता है। अब यहां पर देखेंगे कि राम गाड़ी चलाता है, राम चलता है। तीसरा नियम है कि हम काल परिवर्तन कर देंगे, यानी कि टेंस को परिवर्तित कर देंगे। यहां पर जो टेंस है वह क्या है, ता ती ते के बाद है, तो यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, यानी कि वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल का जो वाक्य है उसे हम भूतकाल के वाक्य में परिवर्तित कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ये वाक्य है सकर्मक है या अकर्मक है। तो इसे हम भूतकाल में बदलेंगे, तो इसको लिख सकते हैं राम ने गाड़ी चलाई, राम ने गाड़ी चलाई। इसी प्रकार यह भी जो है आपका वर्तमान काल का सेंटेंस है, तो इसका सेंटेंस परिवर्तित कर देंगे, तो राम चला सामान्य भूत है, या पूर्ण भूत में हम इसको बदलेंगे तो राम चलता था। अब देखिए काल परिवर्तन जब हम करते हैं तो यदि संज्ञा के बाद, यदि कर्ता के बाद, यहां पर देखेंगे
तो इसमें कर्ता कौन है, यह क्या है, क्रिया हो गया, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति या प्रसर्ग का प्रयोग होता है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम इतना से, जब कर्ता होगा, कर्ता के बाद ने विभक्ति का प्रयोग होगा, तो हम इतना समझ जाएंगे कि यह जो सेंटेंस है क्या है, सकर्मक है। यानी कि कर्ता के बाद ने विभक्ति या प्रसर्ग का प्रयोग होता है तो हमें पूरा सेंटेंस देखने का जरूरत नहीं है। हम यहीं से पहचान जाएंगे कि यह जो क्रिया, यह जो वाक्य है कैसा है, सकर्मक है। जैसे राम ने गाड़ी चलाई। अब यहां से हम मान लीजिए इस सेंटेंस में अगर दूसरे नियम, पहले नियम से प्रयोग करते हैं तो चलना क्या है, क्रिया है, और चलाने, गाड़ी चलाने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो प्रश्न करेंगे राम क्या चलाता है, तो उत्तर मिलेगा गाड़ी। तो इस प्रकार यह सकर्मक क्रिया है। लेकिन हम उसका सेंटेंस जो है काल परिवर्तित करके भी यह पता लगा सकते हैं कि जो वाक्य है वह सकर्मक है या अकर्मक है। तो जब हम सेंटेंस परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर क्या है, वर्तमान काल का सेंटेंस है, तो इसे हम भूतकाल के सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो राम ने गाड़ी चलाई, तो यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। अब यहां देखेंगे राम चलता है, तो देखिए यहाँ राम, इसका जब परिवर्तित करेंगे, वर्तमान काल का यह वाक्य है, इसे जब हम भूतकाल के वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो यह होगा राम चला या राम चलता था। अब देखिए राम के बाद कोई प्रसर्ग या विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह जो वाक्य होगा यह क्या होगा, अकर्मक होगा। यहां पर जो ने का प्रयोग हुआ था, इसी कारण, इसी ने से हम पहचान सकते हैं कि यदि कर्ता के बाद ने प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है तो वाक्य क्या होगा, सकर्मक होगा। और यदि कर्ता के बाद ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह जो होगा क्या होगा, अकर्मक होगा। कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए अपादान से अलगाव, तो इस माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर हम तीन चीजों को देखें, तीन चीजों से जो है हम जो है वाक्य का पता लगा सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक है। अब यहाँ पर एक चीज और आता है, यदि ने का प्रयोग होता है तो तीन चीजें, यहां से वाक्य शुद्धि जब हम पढ़ाएंगे तो वहां भी यदि वाक्य सकर्मक है और कर्ता के बाद ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से जो है वह वाक्य अशुद्ध होगा। अब यहां पर देखेंगे, यदि ने का प्रयोग है, देखते हैं, देखिए राम के बाद यदि ने का प्रयोग होता है, यानी कि कर्ता के बाद ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो वह वाक्य सदैव जो है सकर्मक होगी। वाक्य कैसी होगी, सकर्मक, यानी कि सकर्मक वाक्य होगी। दूसरा चीज है, वह वाक्य भूतकाल का होगा, यानी कि सदैव जो है वह जो वाक्य होगा वह भूतकाल का होगा। तीसरा जो है उसमें कर्तृवाच्य होगा। तीन चीजें हमें यहां से देखने को मिलती है कि कर्ता के बाद यदि ने का प्रयोग होता है तो सदैव सकर्मक क्रिया होगी, सदैव क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी, भूतकाल का वाक्य होगा और कर्तृवाच्य होगा। तो इस प्रकार हम इसको समझ लिए। अब हम देखेंगे सकर्मक और अकर्मक में जो होता है, सकर्मक के दो भेद होते हैं, इन भेदों को भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं।
अब इसको देखेंगे तो सकर्मक के दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। देखिए जैसे ही शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें जो होगा एक कर्म होगा, इसमें जो होगा दो कर्म होंगे। जिस वाक्य में केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे इनके। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। दूसरा उदाहरण देखेंगे। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब इसमें देखेंगे राम ने रावण को मारा। अब यहां पर उत्तर देखेंगे कि राम ने रावण को मारा, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। यह एक कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है? तो सबसे पहले इसमें मारना और पढ़ाया, यह क्या हो गया? क्रिया हो गई। और राम ने रावण को मारा, मारने का कार्य कौन कर रहा है? राम। यानी कि राम के साथ ने विभक्ति लगी हुई है, तो इन्हें विभक्ति लगी हुई है, तो यह क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब देखिए रावण को मारा। अब यहां रावण के साथ को विभक्ति लगी हुई है। को विभक्ति जो परसर्ग का चिन्ह होता है, किसका पहचान होता है? कर्म का। यानी कि यह जो पहले ही बताया गया था कि यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति आती है तो पूरे सेंटेंस को, आपको पूरे वाक्य को देखने की जरूरत नहीं है, वह वाक्य क्या होगा? सकर्मक होगा। तो राम ने मारा, किसे मारा? रावण को। देखिए कहीं कहीं आप जब किताबों में पढ़ते हैं तो क्या और किसे से प्रश्न बनाते हैं, क्या और किसे से प्रश्न बनाते हैं, लेकिन मैंने केवल बताया क्या से प्रश्न बनाते हैं। किसे से क्यों नहीं बताया, इसको स्पष्ट कर दें कि जब भी किसे का प्रयोग हम करते हैं तो उसके साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम ने किसे मारा, यानी कि रावण को मारा। जब हमें यहाँ पर को विभक्ति मिल ही जा रही है, यानी को विभक्ति किसकी पहचान होती है? कर्म की। तो हमें जो है किसे का से प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को, देखिए ने आ गया तो यानी कि क्रिया कैसी है? सकर्मक है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? छात्रों को पढ़ाया। तो देखिए को विभक्ति इसके साथ आ गई, यानी कि छात्र यहाँ पर क्या है? कर्म है। यहाँ पर रावण क्या है? कर्म है। तो यानी कि रावण को यहाँ कर्म हो गया, छात्रों को यहाँ कर्म हो गया। तो यहाँ पर जो है एक कर्म का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है एक कर्मक क्रिया है। एक चीज और यहाँ स्पष्ट कर दें, राम ने रावण को मारा। अब देखेंगे एक उदाहरण और। राम ने रावण को मारा, यहां पर देख लेंगे। यहां पर सेंटेंस था राम ने रावण को मारा। देखिए जब आपका कर्म सजीव होगा तो उसके साथ को का प्रयोग होगा। यदि कर्म कैसा है? सजीव है, तो उसके साथ
को विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि कर्म सजीव नहीं है, निर्जीव है, तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण से हम देखेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, पुस्तक के बाद को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि पुस्तक क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव होने से जो है को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। यदि सजीव है तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सजीव होगा तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि को विभक्ति हो गया, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि को विभक्ति तो कर्म की पहचान होती है, यानी कि जो वाक्य है सकर्मक है। तो सदैव यह बात याद रखने की है कि सजीव के साथ जो है को विभक्ति का प्रयोग होता है और निर्जीव वस्तुओं के साथ जो है को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। एक चीज और यहां स्पष्ट कर दें, बजाना और बढ़ाना, बजाना और बढ़ाना दो ऐसे शब्द हैं जिनके साथ चाहे विभक्ति सजीव हो चाहे क्या हो, निर्जीव हो, चाहे विभक्ति सजीव हो चाहे विभक्ति क्या हो, निर्जीव हो, उन दोनों के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में बजाना या बढ़ाना सेंटेंस का प्रयोग होता है तो उसमें जो है चाहे वाक्य क्या हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उसमें को विभक्ति का प्रयोग होता है। यह चीजें जब हम कारक पढ़ेंगे तो आपको विस्तृत रूप से वहां पर हम बताएंगे। यहाँ पर चूंकि यह आ गया था कि राम ने रावण को मारा, तो हम किसे का प्रयोग क्यों नहीं बताए, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि जो है कर्म सजीव होगा तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि कर्म सजीव नहीं है, निर्जीव है, तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। यदि बजाना और बढ़ाना वाक्य में क्रिया आती हैं तो चाहे जो है कर्म सजीव हो या निर्जीव हो, उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण कौन कौन से होंगे। द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण देखेंगे। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। अब देखिए, पढ़ाना क्या है, यहां पर क्रिया हो गई। पढ़ाना क्या है, क्रिया हो गई। अब पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, अध्यापक, तो अध्यापक क्या हो गया, कर। अब अध्यापक कर्म नहीं हुआ, सॉरी, यह अध्यापक कर्ता हो जाएगा। पढ़ाने का जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो अध्यापक जो है वह पढ़ाने का कार्य कर रहा है, इसलिए अध्यापक क्या होगा, कर्ता होगा। तो हम जो पहला नियम बताते हैं कि कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं। अध्यापक क्या पढ़ाया, तो आंसर मिल रहा है हिंदी, तो हिंदी क्या हो गया, कर्म। अध्यापक क्या पढ़ाया, तो पहला हो गया हिंदी पढ़ाया। अब देखिए, एक छात्रों को यानी को विभक्ति का प्रयोग हो गया, तो यह भी क्या हो गया, कर्म हो गया। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अध्यापक क्या पढ़ाया, हिंदी, तो हिंदी क्या हो गया, कर्म। किसे पढ़ाया, छात्रों को, तो क्या आप किसी से भी प्रश्न कर सकते हैं, तो कर्म। लेकिन यहाँ किसी से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। जब को आपका प्रसर्ग प्रयोग हो गया, यानी विभक्ति का प्रयोग हो गया, चिन्ह का प्रयोग हो गया, तो वह आप आसानी समझ सकते हैं कि को जो चिन्ह होता है वह कर्म कारक का होता है। तो इस प्रकार जो है इनमें देखिए, इस वाक्य में दो कर्म हैं, इसलिए जो है यह द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। एक और उदाहरण देखते हैं।
शिष्य को वेद पढ़ाया। गुरु ने शिष्य को वेद पढ़ाया। अब यहां पर देखेंगे कि पढ़ाया क्या है, क्रिया है, और पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, गुरु। तो गुरु क्या हो जाएंगे, कर्ता। अब यहां से प्रश्न करेंगे, गुरु क्या पढ़ाया, वेद, यानी कि वेद क्या है, कर्म है। किसे पढ़ाया, शिष्य को विभक्ति आ गई, यह भी कर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है यह जो वाक्य है द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार आज हम क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया की व्युत्पत्ति कैसे हुई, क्रिया के कितने भेद होते हैं, उन दो क्रिया के दो भेद होते हैं, उन दोनों भेदों में सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़े, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार करते हैं इनको हम देखें, और इसके बाद हम सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक कर्मक होता है, एक द्विकर्मक होता है। इन चीजों को आज हम पढ़े। आगे जब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अब पुनः जो आपसे मुलाकात होगी तो क्रिया के अगले जो बिंदु होंगे उस पर चर्चा की जाएगी। आज बस इतना ही, धन्यवाद।